आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज का 20वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सरकार, शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग उद्योग, यूपीएससी का मायाजाल। जी। और हमारा लक्ष्य आज बस ये समझना है कि क्यों लाखों युवा अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान साल एक बंद कमरे में गुजार देते हैं। इसके पीछे कोचिंग उद्योग का असली अर्थशास्त्र क्या है। हर साल हमारे देश में करीब 10 लाख से ज्यादा युवा, मतलब 10 लाख बहुत बड़ा नंबर है। ये युवा एक ऐसी लॉटरी की टिकट खरीदते हैं जिसमें जीतने की संभावना 0.1% से भी कम है। हाँ, 0.1%, बहुत ही कम। बिल्कुल, गणित के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बेहद घाटे का सौदा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लॉटरी की लाइन हर साल छोटी होने के बजाय और लंबी होती जा रही है। एकदम सही कह रहे हैं आप, और यही आज का हमारा विषय है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं भारत में यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा की। हम बस इस किताब में दिए गए तर्कों का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। और देखिए, ये विश्लेषण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर इस परीक्षा को सिर्फ एक कठिन चुनौती मानकर, मतलब हम बस उसकी तारीफ करने लगते हैं। हाँ, हम उसे ग्लोरीफाई कर देते हैं। एकदम। लेकिन अगर हम इसके पीछे के समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान को गहराई से समझें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जहां से ये युवा आ रहे हैं, यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था। हाँ, शिक्षा व्यवस्था और आज का जॉब मार्केट। किताब में नैस्कॉम की एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट का जिक्र है। जी, नैस्कॉम की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट पूरी बहस की दिशा ही बदल देती है। उसका सीधा सा आंकड़ा है कि भारत में हर साल जो लाखों इंजीनियर या ग्रेजुएट निकलते हैं, उनमें से मुश्किल से 10 से 20% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। बाप रे, सिर्फ 10 से 20%? हाँ, यानी 80 से 90% युवाओं के पास कागज की एक डिग्री तो है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई कौशल नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके आधार पर कोई इंडस्ट्री उन्हें नौकरी दे सके। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल है। और गहराई में जाने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सालों से एक ही पुराने रटे रटाए सिलेबस पर चल रही है, जहां बस रट्टा मारने पर जोर है। सही कहा। वहां कुछ नया बनाने या क्रिटिकल थिंकिंग पर कोई ध्यान नहीं है। नतीजा ये होता है कि जब ये युवा कॉलेज से बाहर आते हैं तो वे किसी भी प्रोडक्टिव काम के लायक नहीं होते। लेकिन जब जॉब मार्केट की बात आती है ना, तो अक्सर युवाओं की तरफ से एक बहुत बड़ा तर्क आता है। वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ शोषण होता है। हाँ, ये बहुत आम शिकायत है। वो कहते हैं कि वहां 12-15 घंटे काम कराया जाता है और पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। तो क्या यह सच नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की इस क्रूरता से बचने के लिए युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं? देखिए, ये तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन किताब इसे बहुत ही तार्किक ढंग से काटती है। बात बहुत सीधी है। प्राइवेट सेक्टर कोई चैरिटी या भंडारा तो नहीं चला रहा है ना। हाँ, मुनाफे पर काम करता है वो तो। बिल्कुल, वो मुनाफे के गणित पर काम करता है। अगर कोई कर्मचारी अपनी स्किल से कंपनी को 100 रुपए का मुनाफा कमा कर देगा, तो कंपनी उसे 20 या 25 रुपए ही देगी। लॉजिकल है। अब अगर युवा के पास कोई काम की स्किल है ही नहीं और वो कंपनी को कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उसे सम्मानजनक सैलरी क्यों देगी? असली शोषण प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया है। तो फिर असली विलन कौन है इस कहानी में? असली शोषण हमारी शिक्षा व्यवस्था ने किया है। हमारे उन हजारों कुकुरमुत्ते की तरह उगे कॉलेजों ने किया है। उन्होंने 4 साल की डिग्री के नाम पर इन युवाओं से लाखों रुपए की फीस वसूली। हाँ, और जीवन के 4 कीमती साल भी ले लिए। बिल्कुल। और बदले में उन्हें इस लायक नहीं बनाया कि वे इंडस्ट्री में टिक सकें। अच्छा, मुझे यहाँ एक एनालॉजी समझ आ रही है। ये ऐसा है कि जैसे किसी ने एक बहुत महंगा और चमचमाता हुआ टूल बॉक्स खरीदा, मतलब उसकी इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन की डिग्री। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन जब जॉब मार्केट में जाके उसने वो टूल बॉक्स खोला तो वो अंदर से बिल्कुल खाली निकला। उसमें कोई औजार था ही नहीं। एकदम सही। अब उस युवा के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो मान ले कि उसका टूल बॉक्स खाली है और उसे नए सिरे से औजार इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और दूसरा रास्ता है कि वो इस बात को छुपा ले, और यहीं से शायद वो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं वाला जो टैग है वो जन्म लेता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पूरा मामला मनोवैज्ञानिक है। जब उस युवा को प्राइवेट सेक्टर में
8-10 हजार की नौकरी ऑफर होती है ना, तो उसके अहंकार, उसके ईगो को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। जाहिर है, 4 साल पढ़ाई करने के बाद 8,000 की नौकरी। हाँ, वो समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने और खुद अपनी नजरों में ये स्वीकार नहीं कर पाता कि इतने साल पढ़ने के बाद भी वो बेरोजगार या अयोग्य है। इसलिए अपनी इस बेरोजगारी और स्किल की कमी को छुपाने के लिए वो एक बहुत ही आदरणीय आवरण ओढ़ लेता है। वो कहता है, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। यार, ये बात कितनी अजीब है ना। यूपीएससी तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। वहां कोई क्लासरूम नहीं है जिसका आप स्टूडेंट बन सकें। आप महज एक एप्लीकेंट है, एक उम्मीदवार हैं जो बस एक फॉर्म भर रहा है। हाँ, एक फॉर्म ही तो है। लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूं, ये एक वाक्य रातों रात उस युवा को समाज में एक झूठा सम्मान दिला देता है। लोग कहते हैं, अरे वाह, लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। एकदम सटीक। और ये झूठा सम्मान उसे वास्तविकता से और दूर ले जाता है। वो एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां बस तैयारी करना ही उसका पेशा बन जाता है। क्योंकि जब तक वो तैयारी कर रहा है, कोई उसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कमाते कितना हो। बिल्कुल सही। अब देखिए, यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस बात को मान लें कि प्राइवेट सेक्टर मुनाफे पर काम करता है और कॉलेजों ने स्किल नहीं दी, तो एक सवाल ये उठता है कि भारत में ही नौकरशाही को भगवान जैसी हैसियत क्यों मिली हुई है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां तो ऐसा नहीं है। वहां तो जो लोग कुछ नया इनोवेट करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। इस सवाल का जवाब हमारे इतिहास में छुपा है। इसे औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल हैंगओवर कहा गया है। कॉलोनियल हैंगओवर? हाँ, हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो आजाद भारत के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। वो अंग्रेजों द्वारा राज करने के लिए, जनता को नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई थी। कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। कलेक्टर का मूल काम टैक्स कलेक्ट करना और शासन करना था, सेवा करना नहीं। और आजादी के बाद हमने उसी ढांचे को अपना लिया। लेखक ने अपना खुद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है यहाँ पर। अच्छा, क्या उदाहरण है? 1990 के दशक में जब वे आईआईटी दिल्ली में थे, तब एक बहुत ही अजीब ट्रेंड था। यूपीएससी के टॉप 50 रैंक में 10 से 25 छात्र सिर्फ आईआईटी के होते थे। बाप रे, टॉप 50 में 25? हाँ, हर साल एक पूरी बस भरकर आईआईटीएन सीधे मसूरी ट्रेनिंग के लिए जाते थे। इसका मतलब 90 के दशक तक तो एक तार्किक विकल्प था, क्योंकि तब हमारी इकोनॉमी बंद थी, लाइसेंस राज था। बिल्कुल। देश में प्राइवेट नौकरियां ना के बराबर थीं। लेकिन 1991 के उदारीकरण के बाद तो इस ट्रेंड को उल्टना चाहिए था ना? बिल्कुल उल्टना चाहिए था। जब प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खुले, विदेशी कंपनियां आईं, तो लॉजिक तो यही कहता है कि ब्यूरोक्रेसी का ये क्रेज कम होना चाहिए था। और आपको पता है, ऐसा हुआ भी था। बदलाव बिल्कुल आया था। 1999 के बैच तक आते आते जब लेखक खुद वहां थे, तब पूरे आईआईटी कैंपस से सिर्फ 2 लोगों का यूपीएससी में चयन हुआ था। अच्छा, सिर्फ 2 लोग? ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। हाँ, उन सबसे होनहार युवाओं को लगने लगा था कि अब भारत में प्राइवेट सेक्टर पनपेगा। उन्हें लगा कि ये लाल बत्ती और फाइलें घुमाने का दौर अब जा रहा है। असली ताकत अब कॉर्पोरेट और इनोवेशन में होगी। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर जब हम देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी का दौर गया है। बिल्कुल नहीं गया। बल्कि आज तो इसका क्रेज कई गुना ज्यादा है। तो ये ट्रेंड वापस कैसे पलट गया? यहीं पर एंट्री होते है कोचिंग उद्योग की। ओहो। ये वो फैक्टर है जिसने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है। जब उदारीकरण के बाद ब्यूरोक्रेसी का आकर्षण कम होने लगा न, तो इस अरबों रुपए के उद्योग को खतरा महसूस हुआ। जाहिर सी बात है, उनका तो बिजनेस। बिल्कुल। और किसी भी बिजनेस को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए लगातार नए ग्राहक। और यहाँ ग्राहक है वो लाखों युवा छात्र और उनका डर। एकदम सही। उन ग्राहकों को खींचने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री ने अपने प्रोडक्ट यानी आईएएस और आईपीएस को भयंकर तरीके से ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने देखे हैं वो वीडियोस। सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स और फिल्मों के जरिए एक ब्यूरोक्रेट को किसी सुपर हीरो की तरह पेश किया जाने लगा। वो वीडियोस जहां एक अधिकारी गाड़ी से उतर रहा है, पीछे 10 गाड़ियां हैं, स्लो मोशन में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। हाँ, बिल्कुल वही। इस पूरी मार्केटिंग ने युवाओं के दिमाग में ये भर दिया कि असली ताकत और स्वैग तो बस इसी में है। और कोचिंग इंडस्ट्री का गणित बहुत सीधा है। अगर टॉप 100 में से 80 बच्चे उनके यहाँ से नहीं भी पढ़े हैं, तो भी वे उन्हें मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे।
और अगले दिन अखबार के पूरे पन्ने पर उनका फोटो छाप देंगे। इससे बाकी 10 लाख बच्चों को लगता है कि सफलता का रास्ता इसी कोचिंग से होकर गुजरता है। ये तो मतलब पूरा एक माया जाल खड़ा कर दिया गया। जी। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो है अटेम्प्ट्स, यानी प्रयासों की संख्या। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी परीक्षा में 5, 7 या 10 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो क्या ये सच में किसी परीक्षा की तैयारी है या फिर ये खुद से लड़ी जा रही एक थका देने वाली जंग है? बहुत गहरा सवाल है ये। अगर ये महज एक टेस्ट है तो लॉजिक के हिसाब से 1 या 2 अटेम्प्ट्स पर्याप्त क्यों नहीं होने चाहिए? किताब इसका बहुत ही व्यवहारिक जवाब देती है। लेखक का स्पष्ट मानना है कि जो पढ़ाई या तैयारी करनी होती है वो अटेम्प्ट देने से पहले की जाती है। बिल्कुल, परीक्षा हॉल में बैठकर कोई तैयारी थोड़ी करता है। सही कहा। इसलिए तार्किक रूप से 1 या 2 अटेम्प्ट्स आपकी काबिलियत तोड़ने के लिए काफी होने चाहिए। लेकिन फिर यहाँ संक कॉस्ट फैलेसी काम करने लगती है। संक कॉस्ट फैलेसी? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, देखिए, मान लीजिए एक युवा ने अपने 3 साल और लाखों रुपए लगाकर 3 अटेम्प्ट दिए और फेल हो गया। अब 25-26 साल की उम्र में उसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो बस कमरे पे पढ़ रहा था। बिल्कुल। अब अगर वो पीछे हटता है तो उसे लगता है कि उसकी अब तक की सारी मेहनत और पैसा डूब गया। वो जो कॉस्ट संक हो गई है। हाँ, वो इस डर से चौथा और 5वां अटेम्प्ट देता है कि शायद इस बार हो जाए। कोचिंग वाले भी उसे यही समझाते हैं कि तुम बस मंजिल के बहुत करीब हो। ये तो एक ट्रैप है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने भी 6-7 या कैटेगरी के हिसाब से अनगिनत अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। लेकिन सरकार इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों देती है? मतलब इसमें सरकार का क्या फायदा है? इसे किताब में बहुत ही कड़वे सच के तौर पे पेश किया गया है। इसे एक झुंझुना कहा गया है। झुंझुना? हाँ, अगर हम सोचें कि 22 से 32 साल की उम्र के करोड़ों होनहार युवा, जिनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, अगर वे बेरोजगार सड़कों पे घूमेंगे तो क्या होगा? वो तो सरकार के लिए खतरा बन जाएंगे। वे रोजगार मांगेंगे, सवाल उठाएंगे, शायद दंगे भी कर दें। बिल्कुल, ये किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। इसलिए सिस्टम ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी का एक झुंझुना थमा दिया है। बाप रे। वे अगले 10 साल तक बंद कमरों में शांति से बैठकर वो झुंझुना बजाते रहते हैं कि हम तो देश बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब युवा सड़कों पे नहीं है इसलिए सरकार खुश है, परिवार खुश है कि बच्चा बड़ा अफसर बनने वाला है, और कोचिंग इंडस्ट्री तो अपने अरबों रुपए छाप ही रही है। और इसके साथ ही शायद सिस्टम ये भी सुनिश्चित करता है कि देश में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए। हाँ, ताकि ब्यूरोक्रेसी का वो रुतबा और अहंकार कायम रहे। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे को पाल रहा है। जी, एकदम सही कहा आपने। चलिए, ये तो हमने मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थागत कारणों की बात की। हाँ, अब अगर हम इसके असल गणित पर आएं। हाँ, गणित बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी तैयारी को अक्सर समाज सेवा या देश सेवा के एक बहुत ही रोमांटिक चश्मे से देखा जाता है। मैं अफसर बनूंगा और अपना गांव सुधार दूंगा। ये जो ख्याली पुलाव फिल्मों ने बेचा है, उस पर किताब क्या तर्क देती है? यहीं पर वो राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल ड्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी चीज का फायदा या नुकसान हमें व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखना चाहिए, जिसे एग्रीगेट लेवल कहते हैं। हाँ, एग्रीगेट लेवल। जाहिर है, अगर हमें देखना है कि देश का फायदा हो रहा है या नुकसान, तो हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी। अब गणित देखिए। मान लीजिए 10,000 लोग पूरे मन से परीक्षा की तैयारी करते हैं। इन 10,000 में से अंतिम चयन कितने लोगों का होता है? शायद 10 या 15 का। महज 10 या 15 का। बाकी के 9,990 लोग फेल हो जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर है फेल होने वालों का। अब अगर कोई अर्थशास्त्री पूछे कि इन 10,000 लोगों ने जो अपने जीवन के 5-5 साल दिए और जो लाखों रुपए खर्च किए, उस पूरे निवेश का औसत लाभ क्या है? अगर 99% से ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं तो ये तो शून्य होना चाहिए ना? ये शून्य नहीं बल्कि नेगेटिव है, नकारात्मक है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि उन 10,000 लोगों ने अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान साल, जब उनका दिमाग सबसे तेज चलता है, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। ये देश की युवा ऊर्जा का एक भयंकर क्षय है। सही बात है। लेकिन कोचिंग और मोटिवेशन इंडस्ट्री का जो गठजोड़ है, वो क्या करता है? वो उन फेल हुए 9,990 लोगों की बात कभी नहीं करता। हाँ, वो तो सिर्फ उन 10 सफल लोगों के बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है। बिल्कुल, उनके संघर्ष की कहानियां बेचता है। लेकिन यहाँ मेरा एक काउंटर सवाल है,
क्या उन लोगों के जज्बे की, उनके धैर्य की तारीफ नहीं होनी चाहिए जो 5वें या 10वें अटेम्प्ट में सफल होते हैं? हाँ वो किताब में भी शायद कुछ ऐसे नामों का जिक्र है जी, जिन्होंने कई प्रयासों के बाद सफलता पाई। तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है जब आप अपवादों का मतलब एक्सेप्शंस का महिमा मंडन करते हैं। कि फला व्यक्ति का 10वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो आप दरअसल बाकी लाखों युवाओं को एक झूठी उम्मीद दे रहे होते हैं। आप उन्हें ये समझा रहे हैं कि तुम भी 10 साल तक अपनी जिंदगी रोक कर रखो। ये तो खतरनाक है। ये मोटिवेशन इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक हथियार है। और जहां तक उस फिल्मी भ्रम की बात है कि मैं जाकर अपना गांव सुधार दूंगा, हाँ, उसका क्या सच है? उसका सच और भी कड़वा है। पहली बात तो ये कि यूपीएससी पास करने वाले हर व्यक्ति को आईएएस नहीं मिलता। हाँ, रैंक के हिसाब से मिलता है। बिल्कुल, जनरल कैटेगरी में शायद शुरुआती कुछ रैंक तक ही आईएएस मिलता है। उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा अन्य सेवाएं हैं। अच्छा। हाँ, किसी को पोस्टल सर्विस मिलती है, किसी को रेलवे, किसी को डिफेंस अकाउंट्स या ऑडिट सर्विस। अब आप बताइए, अगर कोई युवा ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में है तो वो सीधे तौर पर सिस्टम या अपने गांव को कैसे बदल रहा है? वो तो बस ऑफिस में फाइलें देख रहा है। एकदम सही। और दूसरी बात, अगर आप आईएएस बन भी गए तो नियम के अनुसार आपको अपना होम स्टेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अपना गृह राज्य नहीं मिलता। बहुत कम चांस है। आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको पोस्टिंग मिल गई नागालैंड में या तेलंगाना में, तो आप अपने उस गांव का उद्धार कैसे करेंगे जिसका सपना देखकर आपने तैयारी शुरू की थी? ये तो किसी फिल्म में नहीं दिखाते। बिल्कुल नहीं। ये पूरा विचार ही फिल्मों द्वारा खड़ा किया गया एक प्रोपेगेंडा है। और जो मुट्ठी भर लोग चुन लिए जाते हैं, क्या वे सच में सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव लाते हैं? यहाँ किताब का अवलोकन बहुत तीखा है। लेखक कहते हैं कि 10 साल तक लगातार रट्टा मारने, कुंठा सहने और आम मानवीय दबाव झेलने के बाद जब कोई व्यक्ति अंततः चुना जाता है तो उसकी मानसिकता ही बदल चुकी होती है। हाँ, वो थक चुका होता है। हाँ, वो सोचता है कि मैंने जीवन भर की सारी मेहनत इन 10 सालों में कर ली है, अब मुझे सिर्फ आराम करना है और खाना है। बाप रे। यही कारण है कि अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो भारत ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी में यानी नौकरशाही की क्षमता में बहुत नीचे आता है। और भ्रष्टाचार में काफी ऊपर। बिल्कुल। जिन लोगों को देश बदलना था वे खुद एक सुस्त सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो इसका विकल्प क्या है? अगर ये युवा तैयारी ना करें तो क्या करें? अगर वे 10,000 युवा जो यूपीएससी की तैयारी में अपने 5 से 10 साल और लाखों रुपए फूंक रहे हैं, वही ऊर्जा किसी स्वरोजगार में, कोई स्किल सीखने में या कोई छोटा सा इनोवेशन करने में लगाते, तो क्या होता? मुझे लगता है कि फेल होने का रेट वहां भी है। बिजनेस में भी लोग फेल होते हैं, लेकिन शायद कई लोग अपना खुद का कुछ खड़ा कर लेते। बिल्कुल। व्यवसाय में भी रिस्क है, लेकिन वहां सक्सेस रेट 0.1% तो नहीं होता ना। हाँ, वो तो है। अगर वे अपना कुछ क्रिएटिव करते, कोई स्टार्टअप शुरू करते, तो उन 10,000 में से 10 के बजाय शायद 2,000 या 4,000 लोग सफल होते। और वो 4,000 लोग और लोगों को रोजगार देते। एकदम सही। अगर हम पूरे देश के अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो असली देश सेवा और भारत का विकास उन 4,000 लोगों के इनोवेशन से होगा, ना कि 10 साल तक बंद कमरे में इतिहास और भूगोल का रट्टा मार के निकाली गई एक परीक्षा से। बिल्कुल। इसीलिए किताब इस पूरी व्यवस्था को एक राष्ट्रीय आपदा मानती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो जो बात उभर कर आती है वो ये है कि यूपीएससी अब सिर्फ एक प्रशासनिक परीक्षा भर नहीं रह गई है। जी बिल्कुल नहीं। ये युवाओं के लिए अपनी बेरोजगारी और स्किल की कमी को छुपाने का एक आवरण बन चुकी है। एक कवर है बस। हाँ, ये अरबों रुपए के कोचिंग उद्योग का वो धारदार हथियार है जो उन्हें लगातार डरे हुए और कंफ्यूज्ड ग्राहक देता है। सही कहा। और सबसे बढ़कर ये हमारी व्यवस्थाओं के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक झुंझुना है जो देश के सबसे ऊर्जावान दिमागों को सड़कों पर सवाल पूछने के बजाय किताबों में उलझाए रखता है। ये चर्चा वास्तव में इस बात को पूरी तरह से बदल देती है कि हम सफलता, शिक्षा और युवाओं के करियर विकल्पों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। ये किसी एक छात्र पर उंगली उठाने के बारे में नहीं है। ये उस पूरी प्रक्रिया, उस माहौल और उस ब्रेन वॉश को समझने के बारे में है जिसने इस पूरे मायाजाल को खड़ा किया है। जब तक युवा ये नहीं समझेंगे कि उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये चक्र टूट नहीं सकता।
बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर में मैं चाहता हूं कि हम सब एक बिल्कुल नए विचार पर गौर करें, जो इस पूरी बहस को भविष्य से जोड़ता है। अच्छा, वो क्या है? जरा सोचिए, हम अपने लाखों युवाओं को जिस प्रशासनिक और क्लर्क स्तर की ब्यूरोक्रेसी के लिए तैयार कर रहे हैं, अगले 5 से 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उस काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेट करने वाला है। हाँ, ये तो सच है। एआई बहुत तेजी से आ रहा है। फाइलें पढ़ना, डेटा का विश्लेषण करना, फैसले ड्राफ्ट करना, ये सब एआई इंसानों से बेहतर और तेज करेगा। बिल्कुल करेगा। तो क्या हम अपने देश की सबसे बेहतरीन पीढ़ी को उन नौकरियों के लिए 10 साल तक रट्टा मरवा रहे हैं, जो शायद भविष्य में अपने मौजूदा स्वरूप में वजूद में ही ना रहें? ये सोचने वाली बात है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम पुरानी लॉटरी की लाइनों से बाहर निकलें और भविष्य की तकनीक और इनोवेशन में अपनी जगह बनाएं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।